हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका आज की हमारी रैपिड राउंड अप द हिंदू एनालिसिस वीडियो में, जिसमें कि हम सिर्फ उन्हीं न्यूज़ पे फोकस करते हैं जिससे कि प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और बाकी एग्जाम्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन करंट अफेयर्स न्यूज़ से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शंस हैं जिन पे कि आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक पोर्शंस के क्वेश्चन भी उन्हीं एरियाज से आते हैं जिन एरियाज़ का न्यूज़ में मेंशन हुआ है। जनरली ऐसा ही होता है। तो उस तरह के स्टैटिक पोर्शंस को भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका डायनामिक और स्टैटिक दोनों प्रिपरेशन हमारे आज की द हिंदू एनालिसिस वीडियो से ही हो जाए। हमारी इस वीडियो का टाइटल हमने सरल और सिंपल रखा है, क्योंकि हमारी पूरी एनालिसिस एकदम बेसिक से चालू करके हम सरल और सिंपल ही करके आपको देते हैं। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ पर। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ है, पश्मीना गोट्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय एलएसी कॉन्फ्लिक्ट। जो न्यूज़ आई है सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या है। न्यूज़ है कि पीएलए's इंकर्शन इन चुमुर एंड डेमचोक हैज़ अफेक्टेड लद्दाख्स नोमैडिक हर्डिंग चांगपा कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके चुमुर और डेमचोक एरिया में जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, चाइना की जो आर्मी है उसकी घुसपैठ की है। ये आप रोज़ न्यूज़ में आप फॉलो कर रहे हैं। इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऐसा भी बन रहा है कि एक नोमैडिक हर्डिंग चांगपा कम्युनिटी है, गडरियों की कम्युनिटी है, जिन्हें खाना बदोश कम्युनिटी भी कहते हैं, चांगपा नाम की, उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चुमुर, डेमचोक और चांगपा, इन तीनों को मैंने इटैलिक्स में मेंशन कर दिया है, क्योंकि अब यही तीनों स्टैटिक के वो पोर्शन बन जाते हैं जिनको कि हमको कवर कर लेना चाहिए और क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं चुमार एक ऐसा रीजन है लद्दाख में जो कि पूरे साइनो इंडियन बॉर्डर, साइनो यानी चाइना से रिलेटेड, तो पूरे साइनो इंडियन बॉर्डर में ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो कि जहाँ से कि चाइनीज़ लोगों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो इस एरिया में एलएसी चाइनीज़ लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर है। तो इस एरिया को लेके जो चाइनीज़ आर्मी जो पीएलए है वो अक्सर काफ़ी नर्वस रहती है। तो यहाँ पे बार बार उनके इंकर्शंस और पेट्रोलिंग इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। चांगपा पे आते हैं। चांगपा आर सेमी नोमैडिक तिब्बतन हर्डर्स। तो ये कम्युनिटी लद्दाख में रहने वाली गडरियों की कम्युनिटी है जो भेड़ और बकरियां चराते हैं और पशुपालन से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये वो कम्युनिटी है। ये भी एक बट ऑब्वियस सोचने की बात है कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो सकती। वो इस तरह का हिली एरिया है, माउंटेनियस टेरेन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो सकती। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें पशुपालन से ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी जगह है, वहाँ अक्सर पानी भी जम जाता होगा। तो मत्स्य पालन की भी उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, फिशरीज़ की उतनी ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। चांगपा जो कम्युनिटी है इसको सेमी नोमैडिक बोला गया है, यानी आधी खाना बदोश। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर में दो वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो कि खाना बदोश है और एक वर्ग है जो कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने मेंशन किया है कि जो इंडियन चांगपा है उनमें फाल्पा जो वर्ग है वो नोमैडिक है, वो खाना बदोश है। और फांगा यानी सेडेंटरी, जो कि एक जगह पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, जीविकोपार्जन, अपनी आमदनी करते हैं। वो घूम घूम के इधर से उधर खाना बदोशों का जीवन नहीं व्यतीत करते हैं। एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने का ये भी है कि तिब्बत में चांगपा जो कम्युनिटी है वो लद्दाख में इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर इलाकों में रहती है, यानी इनका काफ़ी बड़ा हिस्सा तिब्बत में पाया जाता है और उनमें से काफ़ी लोग भारतीय साइड में लद्दाख में भी रहते हैं। तिब्बत की साइड में जो रहते हैं उनमें का एक बड़ा हिस्सा चांगटांग नेचर रिजर्व, ये नाम याद कर लीजिए, एमसीक्यू बन सकता है। चांगटांग नेचर रिजर्व तिब्बत में बनाया गया, और जैसा कि अक्सर होता है कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाया जाता है, अभयारण्य बनाया जाता है, तो वहाँ रहने वाले लोग उसकी वजह से विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जो कि अक्सर एक इस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण बनता है। और सरकारें इस समस्या का समाधान हमेशा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती हैं। तो आपको याद रखना है, चांगटांग नेचर रिजर्व तिब्बत में बना, जिसकी वजह से चांगपा लोग विस्थापित हुए। चांगपा अर्ध खाना बदोश हैं। जो खाना बदोश हैं वो फाल्पा कहलाते हैं, जो नहीं हैं वो फांगा कहलाते हैं। अब इस न्यूज़ की दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चांगपा जो लोग हैं, ये जो बकरियां चराते हैं उन्हें पश्मीना गोट्स कहते हैं।
ये कोई ऐसी वैसी बकरियां नहीं हैं। अगर आपने कभी सुना हो पश्मीना शॉल्स कश्मीर का एक बहुत ही फेमस एक्सपोर्ट है, तो पश्मीना बकरियों की ऊन से ही वो बनता है। पश्मीना को कहा गया है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेचुरल फैब्रिक इन द वर्ल्ड, के नेचुरल तौर पे पाए जाने वाले फैब्रिक्स में दुनिया के सबसे महंगे फैब्रिक्स में से एक है। तो चाइनीज़ आर्मी के इनकर्शन की वजह से क्या हो रहा है कि इनको आसानी से चराया नहीं जा सक रहे हैं, तो ये चांगरा जो लोग हैं, तो इस वजह से न्यूज़ में ये कहा गया कि 2000 के आसपास करीब पश्मीना बकरियों की मौत भी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो वैसे ही एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये एक कंजर्वेशन से रिलेटेड क्राइसिस है कि एक प्रोटेक्टेड इस तरह की गोड्स की स्पीशीज़ है उनकी डेथ हो रही है। दूसरा, एक ऐसे खतरनाक टेरेन में जैसे तैसे बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक खाना बदोश ट्राइब है चांगरा, उनकी जीविका पे भी असर पड़ रहा है इस बात का। तो और तीसरा, आप सोच सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट भी तो है पश्मीना शॉल्स, तो अगर ये समस्या चलती रही तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है जो न्यूज़ में मेंशन किया गया है कि चांगटांग प्लेट्यू, चांगटांग पठार है जहाँ पे कि ये चांगरा जनजाति के लोग रहते हैं। चांगटांग पठार, आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत अपने आप में पठार है, पठारी इलाका है। प्लेट्यू रीजन है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू कहा जाता है तिब्बत को। उसका एक सब सेक्शन है, छोटा सेक्शन है चांगटांग प्लेट्यू। दिस इज होम ऑफ द चांगरा पीपल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ है, कोरोना वायरस का जीनोम आइडेंटिफाई किया गया है। कोरोना वायरस के, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने मेंशन किया है, दुनिया भर में 11 अलग अलग टाइप के जीनोम आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो इससे पहला एमसीक्यू आपके दिमाग में आना चाहिए कि जीनोम क्या होता है। इससे रिलेटेड 4 अलग अलग ऑप्शंस, बहुत ही ईजी सिंपल सिटिंग डक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए कि जीनोम्स क्या होता है, इसकी मीनिंग आप पता करके रखिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। तो 11 तरह की जीनोम्स दुनिया भर में आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, उसमें से 6 इंडिया में भी पाई जा रही हैं। अब तक हम देख रहे थे कि जो A2A जीनोम है, जिसका नामकरण A2A करके किया गया है, दुनिया भर में वो सबसे ज़्यादा प्रीवैलेंट है। इंडिया में भी 62% केसेस इसी जीनोम के पाए जा रहे थे। पर अब ICMR ने हमें बताया है कि जो दूसरा सबसे ज़्यादा प्रीवैलेंट जीनोम है वो A3I है। अलग अलग जीनोम हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि वायरस के अलग अलग जीनोम से उनका बिहेवियर भी अलग अलग टाइप का हो जाता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइप का जीनोम आसानी से फैले या किसी पर्टिकुलर टाइप के जीनोम से ज़्यादा लोगों की मौतें हों। तो इस तरह से उनका अलग अलग जीनोम आइडेंटिफाई करके और ये देख के कि हम जिस तरह की दवाइयाँ ट्राई कर रहे हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ इन पे कितना एक्शन ले रही हैं, कितना काम कर रही हैं, ये हम कैटलॉग करते हैं। इसके लिए पूरी दुनिया भर में रिसर्च जारी है। भारत में भी ICMR रिसर्च कर रहा है। ICMR लगभग रोज़ ही न्यूज़ में आ रहा है। तो ICMR के बारे में आप इंडिया ईयरबुक से जो भी उसकी डिटेल है, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और क्या क्या उसके परव्यू में आता है, इज़ इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज़ इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये आप पूरा पता करके रखिए, बिल्कुल से एग्जाम में आ सकता है। तो आज की न्यूज़ में ये 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। एक टर्म जो आज की न्यूज़ में आया है वो है क्लेड। क्लेड जो कि इंग्लिश का टर्म है, लेकिन ऐसा नेट में मैंने पढ़ा कि इसके क्लेड से ज़्यादा लैटिन का टर्म क्लॉडस यूज़ किया जाता है। तो ये क्लेड/क्लॉडस ये क्या है? एक तरह का टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग है। जैसे कि स्पीशीज़ या जीनस एक तरह का, या फाइलम, ये सब एक तरह के टैक्सोनॉमिक टर्म्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप्स विद इन और ऑर्गेनिजम्स, इनको नोटिफाई करने के लिए, इनको डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही एक छोटा ग्रुपिंग आप सोच सकते हैं, उनको क्लॉडस कहा जाएगा। क्लॉडस क्या होता है? एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से अगर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स निकलें तो उन सब को कलेक्ट करके कहा जाएगा क्लॉडस। एक बहुत ही सिंपल सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एग्जाम्पल दें तो मान लीजिए कि आपके परदादाजी, तो आपके परदादाजी से आपके दादाजी और उनके भाई वगैरह पैदा हुए, फिर आपके दादाजी और उनके भाइयों से जो अलग अलग आपके पिताजी के चचेरे भाई वगैरह वगैरह, फिर आपकी जनरेशन के आप, आपके कज़न्स के कज़न्स, इस तरह के मान लीजिए अगर 70-80 लोगों का आप एक फैमिली ट्री बनाएं तो आपके अकेले परदादा जी से जितने लोग निकले हैं उनको अगर आप एक सर्कल बना लें, आपके परदादा और उनके सारे के सारे वंशज, तो ये अपने आप में एक क्लॉडस बन जाएगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म और उससे निकले हुए तरह तरह के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, उनका ट्री। ये क्लॉडस आप सोचिए इस न्यूज़ में क्यों मेंशन किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग सब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे पहला वायरस कौन सा था, ये वायरस कहाँ से निकला। क्या सच में ये चीन के वुहान प्रोविंस में जो एक वायरोलॉजी की लैब है, जैसा कि
एक बहुत तेज़ र्यूमर है कि उस लैब से ये निकला है, या क्या ये वहाँ से वायरस आया है, क्या वुहान का जो वेट मार्केट है जहाँ पे कि चमगादड़ और इस तरह के जानवरों को खाने के लिए सेल किया जाता है, दुनिया भर में ये रूमर है। आपने भी ज़रूर ये रूमर पढ़ा होगा, व्हाट्सएप वगैरह पे आपके पास आया भी होगा, क्या पता आपने फॉरवर्ड भी किया हो कि क्या ये वहाँ से आया है। तो हम सब बहुत इंटरेस्टेड हैं कि ये ऑर्गेनिज्म आ कहाँ से रहा है, इसका जेनेटिक मार्कअप, इसका जेनेटिक क्या मेकअप है, हम उसको स्टडी करते जा रहे हैं। तो इस पूरे वायरस का जो टाइप ओ या टाइप 0 उस जीनोम को कहा गया, जो कि सबसे पहले पकड़ में आया था, जो कि सबसे पहले इमर्ज हुआ था ग्लोबली। लेकिन उसके बाद इसमें जैसे जैसे दुनिया भर में ये वायरस फैलता गया, ये वायरस म्यूटेट होता गया। किसी भी वायरस में जितनी ज़्यादा म्यूटेट होने की, अपने आप में बदलाव करने की, अलग अलग होस्ट के हिसाब से अडेप्ट करने की जो क्षमता होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये क्षमता होती है, वो वायरस अपने करियर में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स उसकी वजह से मरेंगे। तो वैसे वायरस एक पैरासाइट है, तो मैं नहीं समझता कि उसके हित में है कि उसका होस्ट मर जाए। तो वायरस बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहता है। ये एक बाई प्रोडक्ट है, एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है कि उसकी वजह से उसका होस्ट मर भी जाता है। तो ये टाइप ओ से जितने अलग अलग तरीके के वायरस निकले म्यूटेशन के बाद, उसमें A2A ये जो जीनोम था, ये सबसे ज़्यादा ग्लोबली डोमिनेंट बन के निकला। ये ग्लोबल चैम्पियन है, मतलब मान के चलिए कोरोना के परिवार में सबसे ज़्यादा स्टार बच्चा जो निकला वो ये A2A निकला, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फैला। पर दुनिया भर में और भी जीनोम्स फैलते गए हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और अलग अलग दवाइयाँ उन पर टेस्ट की जा रही हैं। कल के एग्जाम्पल में, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रशिया में कौन सी एक नई दवाई टेस्ट की जा रही है, यूज़ की जाने वाली है, जिसको कि जापान में भी वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि यूज़ करे। कल ही की वीडियो में भी हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट HCQS हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फाइड को बराबर पुश कर रही है कि इसको बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। जो 6 हफ्ते से ज़्यादा इसका डोजेज ले रहे हैं उनके अंदर में वायरस होने की संभावना, और अगर हो भी गया तो वायरल लोड, कितना वायरस उनको अफेक्ट किया है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। एक और दवाई है US में जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट ने अब मास स्केल में उसके उत्पादन की अनुमति दे दी है, रेमडेसिविर उसका नाम है। अब भारत सरकार ने भी भारत में उस दवाई के प्रोडक्शन की अनुमति दे दी है। वैसे कौन सी दवाई को दवाई रिसर्च में सक्सेसफुल निकल के आती है और कौन सी दवाई को सरकार फाइनली अप्रूवल देती है कि भाई आप इसका प्रोडक्शन करो, इस प्रोसेस में काफ़ी भ्रष्टाचार भी होता है, काफ़ी पैसों का लेन देन भी होता है। इसलिए जब तक काफ़ी समय न बीत जाए हम क्लियर कट कह नहीं सकते कि रेमडेसिविर क्या क्लोरोक्विन या जो रशिया और जापान की दवाइयां हैं उनसे बेटर है, या सिर्फ ज़्यादा इसको पुश किया जा रहा है किसी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की वजह से। तो इस तरह की न्यूज़ को आप ट्रैक करिए। मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, या एथिक्स के पेपर में आप इसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि क्यों कॉरपोरेशंस के ऊपर एथिकल रिस्ट्रेंट्स ज़रूरी हैं, वरना ये लोगों के जीवन पर असर डाल सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। हर दिन कोरोना से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट तो आ ही जाता है। वो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो आज की मेरे ख्याल से सबसे बिगेस्ट न्यूज़ है। कल ही की वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्रू सेटलर्स के कैंप में किसी को कोरोना हुआ है, ऐसी एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, और उसी में मैंने आपको बता दिया था कि ये ब्रू शरणार्थियों का मामला बहुत ज़ोर पकड़ने वाला है, और मामले से रिलेटेड तो जो हो, हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज ही देखिए बड़ी न्यूज़ आ गई कि इस पहले देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है कि त्रिपुरा का मनु चैलेंगटा एरिया है, जिसको कि ईयर मार्क किया गया है, BSF की फायरिंग रेंज बनाई जाएगी वहाँ पर। उसके लिए फायरिंग रेंज एक ट्रेनिंग एरिया है जहाँ पर कि BSF के लोग फायरिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का ये सबसे बड़ा फायरिंग रेंज होगा, तो उसके लिए जगह आइडेंटिफाई की जा रही है। तो आज कल जब एक टीम उस एरिया का सर्वे करने के लिए जा रही थी, तो एक बंगाली सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाली यानी त्रिपुरा के बंगाली, त्रिपुरा में सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो बंगालीज का है, और एथनिक त्रिपुरी लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में आ गए हैं। इस इशू की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। मेंस में आंसर लिखने के लिए अगर उस रीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेंस में आया तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कोई भी आंसर लिखने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट, फिर इसका असर NRC की मांग, और NRC से रिलेटेड देश भर में जो जितनी वायलेंस हुई और जितना उसका ऑपोजिशन हुआ, फिर उसी से CAA जैसा लॉ भी निकला। ये सारे इश्यूज आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी जड़ की नॉर्थ ईस्ट का एथनिक मेकअप है।
तो उसके ऊपर आप सारी डिटेल पढ़ के आपको ज़रूर रखनी चाहिए। मैं बहुत जल्द इस इशू के ऊपर एक मेंस की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक अच्छा फ्लो चार्ट बना के आपको क्लियर कट समझा दूंगा। तो आज की न्यूज़ में ये बोला जा रहा है त्रिपुरा का एक बंगाली सामाजिक संगठन है जिसने कि उस सर्वे करने वाले ग्रुप को उस एरिया में जाने से रोक दिया, यानी उस पैरामिलिट्री के जो फायरिंग रेंज बनने को लेकर वहाँ पर सामाजिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये बता दूं कि ये बंगाली ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक मंच बनाया है जॉइंटली। त्रिपुरा में मिजो ट्राइब्स भी रहती हैं जामपुरी हिल्स में। जामपुरी हिल्स एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा में मिजो ट्राइब कहाँ रहती है, तो जामपुरी हिल्स में रहती है। तो उनके साथ मिलकर उन्होंने बंगाली जो वहाँ के का वर्ग है उसने त्रिपुरा के मिजो ट्राइब्स के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और उनकी मांग क्या है कि वो त्रिपुरा में जो ब्रू शरणार्थी हैं उनको ज़मीन के पट्टे देकर उनको वहीं अगर उनका विस्थापन किया जाए, उनको वहाँ पे रीसेटल किया जाए, इस बात के वो खिलाफ हैं। अब ब्रू शरणार्थी कौन है और उनको कहाँ पर त्रिपुरा में क्यों सेटल करने की बात चल रही है, तो इसके लिए एक पूरा इशू जो है वो बुलेट पॉइंट्स में मैंने इसी स्लाइड में आपको दिया हुआ है। ब्रू या उनको रियांग, REANG, रियांग या रैंग भी उनको कहा जाता है। दे आर अ कम्युनिटी विच आर इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिविंग मोस्टली इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम में मुख्यतः रहते हैं। त्रिपुरा में इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG क्या होता है ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये पूरी स्लाइड आप पढ़ सकते हैं इस इशू की हिस्ट्री जानने के लिए। इनका विकिपीडिया पेज अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली ब्रू लोग जो हैं वो ओरिजिनली त्रिपुरा के रहने वाले थे, पर कोई इस तरह की घटनाएं हुई कि कई 100 साल पहले वो जाके मिजोरम में बस गए। पर अब हाल के समय में 1995 में टू बी प्रिसाइज जो एथनिक मिजोरम के मिजो लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो ब्रू जनजाति के लोग हैं ये हमारे मिजोरम के नहीं हैं, ये यहाँ पर आकर क्यों बसे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाओ। इस बात को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन वगैरह किए। तो फिर जो ब्रू जनजाति थी उन्होंने उनके कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गए, उनको कि ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट या इस तरह का कुछ नाम था। उन्होंने फिर कई हिंसा भी कर दी जिसमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर मारे गए। बदले में मिजो लोगों ने काफ़ी वाइड स्प्रेड हिंसा की ब्रू जनजाति के लोगों के खिलाफ। तो उनके गांव में जाके आग लगा दिए, तो आगजनी हुई, हत्या, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं हुई। तो करीब 37,000 ब्रू जनजाति के लोगों को मिजोरम में जहां वो रहते थे उस इलाके को छोड़कर भाग आना पड़ा। तो उसमें से अधिकतर लोग त्रिपुरा में आ गए, कई लोग आसाम में भी गए। त्रिपुरा में आके उनको शरणार्थी कैंप बनाए गए और वो वहाँ रहने लगे। अब उसके बाद जून 2018 में भारत सरकार और ब्रू जनजाति के नेताओं के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसके तहत कि उन्हें वापस मिजोरम में जाके रीसेटल करना था। अब जो कैंपों में रह रहे थे लोग उनका कहना था कि मिजोरम में हम वापस नहीं जा सकते, वहाँ हमारी सुरक्षा नहीं है। वो जब जाहिर बात है कि एथनिकली ओरिजिनली वो त्रिपुरा के ही रहने वाले हैं तो उनके मन में है कि हमें त्रिपुरा में ही सेटल कर दिया जाए। हम जब यहीं के लोग हैं, हम वापस मिजोरम में जाएंगे, कल फिर कोई विरोध प्रदर्शन उठ खड़ा हो, हमें कोई कुछ कह दे, हमारे खिलाफ हिंसा हो जाए, तो वो नहीं जाना चाह रहे हैं। पर भारत सरकार चूंकि उनके नेताओं के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुकी है तो इतना जोर डाल रही है उन पर जाने के लिए कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि उन्होंने उनका राशन पानी बंद कर दिया। उन्हें मुफ्त में जो राशन दिया जा रहा था सहायता के लिए वो बंद कर दिया। और कई लोगों का आरोप है, सिविल सोसाइटी के आउटफिट्स का, NGOs का आरोप है कि कम से कम 6 रेफ्यूजीज़ भूख की वजह से मर गए उन कैंपों में, क्योंकि सरकार ने उनका राशन बंद कर दिया था, क्योंकि सरकार उन्हें पुश कर रही है, उन्हें बाध्य कर रही है कि वो मिजोरम वापस चले जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे का ये कितना बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एक जनजाति के लोग हैं जिन्हें त्रिपुरा में अगर सरकार बसा भी दे तो आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा के लोग नहीं चाहते कि ब्रू जनजाति के लोग वहाँ आकर बसें। तो ये एक तरह से तो इसका कारण ये क्या है, ये एक जनसंख्या विस्फोट की वहाँ पर स्थिति है। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग इधर से उधर माइग्रेट कर रहे हैं, कम संसाधन और ज़्यादा लोग। माल्थुअस, MALTHOUS, माल्थुअस एक प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि चूंकि जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होती है और रिसोर्सेज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ते हैं, इसलिए ये
इस तरह का विवाद होना, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है लोगों के बीच में रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि जनसंख्या बड़ी तेज़ गति से बढ़ती है जबकि रिसोर्सेज उतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ते। एनआरसी से संबंधित मामले पर जब न्यूज़ में कवरेज हो रही थी, एक बात बताई गई कि 1947 से अभी तक हमारे देश की जनसंख्या 6 गुना बढ़ी है, जबकि नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या, भारत के नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या 10 गुना बढ़ गई है। यानी वहाँ बाहर से बहुत से लोग आकर रहने लगे हैं, आसपास के देशों से और आसपास के राज्यों से। तो उस जगह पर और उस जगह का टेरेन ऐसा है, वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि पहाड़ी, जंगल, इस तरह का वो एरिया है। तो बहुत ज़्यादा घनी जनसंख्या वहाँ पर रह नहीं सकती। बहुत ज़्यादा शहर के वो मैदानी इलाका उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का जैसा इलाका तो है नहीं कि बड़े बड़े शहर हैं, लाखों लोग एक साथ रहने लगें। तो वहाँ रहने की ज़मीन से लेके अलग अलग जनजाति प्लस अलग अलग जनजातियाँ भी वहाँ पर हैं। तो उनके अलग अलग विचार हैं, उनका एक ऐतिहासिक कोई पृष्ठभूमि है, अलग अलग भगवानों की वो पूजा करते होंगे, उनके अलग अलग एक दूसरे से अपोजिंग कस्टम्स होंगे, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है आपस में। इसी तरह की सिचुएशन चकमा शरणार्थी भी फेस कर रहे हैं और रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी फेस करते हैं। रोहिंग्या भी ओरिजिनली बांग्लादेश के रहने वाले लोग हैं जो कि कई 100 या क्या पता 1000 साल पहले म्यांमार में जाकर बस गए। हाल में म्यांमार के लोगों ने ये कहा कि भाई ये तो बंगाली हैं, ये म्यांमार के हैं नहीं, उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया, उनकी नागरिकता छीन ली और उनके साथ जम के एक तरह का अमानवीय हिंसा उनके साथ हुई, जिनसे भागकर उन्हें बांग्लादेश में आके रहना पड़ा। आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है बांग्लादेश, फिर भी बांग्लादेश ने उन्हें अपने देश में शरण दी। कई रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को भारत में भी दिल्ली में कैंपों में रखा गया है। तो ये उनके साथ भी यही मुद्दा है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहीं और रहते हैं, वहाँ के लोग उन्हें वापस भेजना चाहते हैं और जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ के लोग उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ और चकमा रेफ्यूजीज़, चकमा शरणार्थी बांग्लादेश के भारत में शरणार्थी हैं, इनके ऊपर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस होल कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द ब्रू रेफ्यूजीज़, ब्रू सेटलर्स, ये मामला भी किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। मेंस में इस पूरे इशू पे लिखने के लिए आपको बहुत अच्छा मटेरियल इन दोनों इश्यूज पे मिल जाएगा। इसी के बारे में अगली स्लाइड में मैंने ये जितनी खबर मैंने आपको बताई, अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो धेबर कमीशन बनाया गया था भारत सरकार द्वारा 1960-61 में। तो उन्होंने स्टडी करके आइडेंटिफाई किया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर में देयर आर सम ग्रुप्स विच आर मोर वल्नरेबल, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर ऐसी ट्राइब्स हैं जिन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें विशेष सहूलियत देने की ज़रूरत है। तो एक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG करके एक कैटेगरी बनाई गई थी चौथी 5 वर्षीय योजना में, फोर्थ 5 ईयर प्लान। कौन कौन सा 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, ये इन्फॉर्मेशन किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था। उसमें प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी क्रिएट की गई थी। उसके क्या फीचर आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें 3 पॉइंट्स थे। पहला कि या तो वो किसी प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस में रह रहे हों, यानी वो खेती से पहले की किसी व्यवस्था में जी रहे हों, या वो हंटर गैदरर कर रहे हों, या उनका ज़ीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो, या बाकी ट्राइबल ग्रुप्स की तुलना में बहुत ही एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी हो। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन सारी कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन भी अगर किसी ट्राइब के बारे में सच पाई जाएगी तो उसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का तमगा दे दिया जाएगा, उसको उसका दर्जा दे दिया जाएगा। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप इस नोमेनक्लेचर से कई ट्राइबल ग्रुप्स में ऑब्वियस है कि विरोध किया होगा, एतराज़ जताया होगा कि हमें प्रिमिटिव क्यों कहा जा रहा है। तो इसके लिए उन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का नाम बाद में दिया गया। तो ये थी रिलेटेड टू दिस न्यूज़। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे, वो ये है कि 2 जून यानी कल का दिन इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के तौर पे मनाया जाता है हर साल। इट इज़ मार्क्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स सो दैट दे कैन लीड अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। सेक्स वर्कर्स भी किसी देश के नागरिक हैं और उस देश के कानून के दायरे के तहत उन्हें भी सारे मानव अधिकारों के साथ जीने का बिल्कुल अधिकार है। और खासकर वो एक वल्नरेबल एक लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनकी हेल्थ और उनके सोशल और लीगल उनकी प्रोटेक्शन का दारोमदार भी राज्य के ऊपर आता है। तो राज्य को विशेष ध्यान उनके ऊपर देने की ज़रूरत है। इस बात पे सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए 2 जून को हर साल इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। 2 जून को ही क्यों, तो 2 जून 1975 को फ्रांस की सेंट निजियर चर्च के आसपास करीब 100 सेक्स वर्कर्स गैदर होकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया था कि कैसे एक शोषण के माहौल में उन्हें जीवन जीने के लिए बाध्य कर
दिया जाता है। तो 2 जून पर वो इकट्ठा हुए थे। 10 जून को पुलिस ने ब्रूटली उनके ऊपर रेड कर दिया और ये एक नेशनल मूवमेंट बन गई। कहीं भी किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अगर पुलिस हिंसा के जरिए दबाती है तो जो आम जनता है, पूरे देश के लोग हैं, वो उनका हृदय इस बात से द्रवित हो जाता है और उन्हें गुस्सा आता है कि क्यों शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने वालों के खिलाफ किसी ने हिंसा की, और इस तरह से ये मूवमेंट फैल जाती है। ये बात गांधी जी समझते थे और सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता उन्होंने इसीलिए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अख्तियार किया था। तो ये भी एक और इसका उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गई, और पूरे देश में ही क्या, उस दिन को अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी डिटेल आप पढ़ के रखिए कि कैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आती है और इसका क्या मैंडेट है। तो इन्होंने बताया कि हमारे देश में 6,37,500 सेक्स वर्कर्स हैं। तो जाहिर बात है कि इतने तो उनको आंकड़े मिले हैं, जबकि सच्चाई इन आंकड़ों से कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। तो करीब ऐसा बोला जा रहा है कि वो जिन इलाकों में सेक्स वर्कर्स रहती हैं, जिनको कि रेड लाइट एरियाज़ कहते हैं, तो हर दिन करीब 5 लाख व्यक्ति उन रेड लाइट एरियाज़ को विजिट करते हैं। तो ये डेटा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों कलेक्ट किया, क्योंकि जाहिर बात है कि इस एक्टिविटी से, इस तरह की गतिविधियों से एड्स और HIV के प्रचार प्रसार में काफ़ी मदद मिलती है। तो सरकार को चाहिए और NGOs और इस तरह की संस्थाओं को चाहिए कि वो इन पर्टिकुलर रेड लाइट्स एरियाज़ और जो ये 5 लाख लोग रोज़ रेड लाइट एरिया विजिट करते हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दे और उन्हें सेफ सेक्स और इस तरह की चीज़ों के बारे में जागरूक बनाएं कि HIV और एड्स की तरह की जो चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, वो फैलने से रुके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, बिमल जुल्का कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में आ ही जाते हैं और कई बार प्री में ऐसी कोई कमेटी आ जाती है जिसको कि मतलब जनरली गवर्नेंस या डेवलपमेंट या इस तरह की चीज़ से उसका लेना देना होता नहीं है और एस्पिरेंट अपना सर ठोकते रहते हैं कि ये कौन सी कमेटी है। बिमल जुल्का कमेटी एग्ज़ाम में आ जाए तो आप सोचेंगे पता नहीं इकोनॉमी, बैंक्स, NPA इससे संबंधित कोई कमेटी हो, बिमल जालान से मिलता जुलता आपको नाम लगे, पर बिमल जुल्का कमेटी है ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स। इसका क्या मतलब है? ये कमेटी बनाई गई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 2 जून को। इस कमेटी ने रेकमेंड किया है कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म डिवीज़न, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट वगैरह इन सबको डेवलप किया जाए, ऐसा उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। इस कमेटी ने बताया है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाए मिनिस्ट्री और इन सभी इंस्टीट्यूट्स के बीच, सो दैट द परफॉर्मेंसेज ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स कैन बी स्ट्रीमलाइंड। बेसिकली बोल रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह के फिल्म प्रमोशन डिवीज़न और इंस्टीट्यूशन बनाए जा चुके हैं, इन सब का काम आपस में स्ट्रीमलाइन किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए अलग अलग इनको डायरेक्शन दिए जाने की ज़रूरत है। इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि एक फिल्म प्रमोशन फंड बनाया जाए, जो फंड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करेगा कि वो कमर्शियल फिल्म्स बनाएं, ताकि फिल्मों का प्रोडक्शन, आपको पता होगा फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेके अक्सर बातें उठती रहती हैं कि फिल्म प्रोडक्शन और फिल्मों में एक्टिंग ये कुछ ही परिवारों के दायरे में सिमट के रह गया है। तो अगर सरकार इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की सहायता करेगी फिल्में बनाने में, तो जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनका एकाधिकार, उनकी मोनोपोली हटेगी। मैंने आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि मोनोपोली एक ऐसी इकोनॉमिक प्रैक्टिस है जिसको कि हर सरकार और हर रेगुलेटरी एजेंसी डिस्करेज करना चाहती है। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज की जो मोनोपोली है उसको हटाने की रिकमेंडेशन बिमल जुल्का कमेटी और रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट्स ने दी है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 2 जून को वर्ल्ड सेक्स वर्कर्स डे था, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाने को प्रमोट करता है क्योंकि एनवायरनमेंट और लोगों की हेल्थ पर ऑब्वियसली साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये 2018 से मनाया जा रहा है और ये मनाया जाता है लेज़ेक सिबिल्स्की की क्रूसेड के बाद। लेज़ेक सिबिल्स्की, इनका नाम प्रोनाउंस करने में काफ़ी मुश्किल है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई थी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बाइसिकल डे का रेजोल्यूशन अडॉप्ट करे और मनाए। तो इसके बारे में और भी जो 2 पैरा दिए हैं आप पढ़ सकते हैं। बहुत फ्यूल बचता है और लोगों की हेल्थ पर भी काफ़ी बेनिफिट इसका होता है।
अगली न्यूज़ है कि सरकार ने नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बनाई है, उसको स्टिप पॉलिसी बोला जा रहा है। तो ये एक एक्रोनिम है, एक एब्रीविएशन है। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एब्रीविएशन और एक्रोनिम में क्या डिफरेंस होता है। एब्रीविएशन में अगर हर एक शब्द का सिर्फ पहला अक्षर लेके बनाया जाए, जैसे यहाँ पर बनाया गया स्टिप, तो उसे एब्रीविएशन कहते हैं। और एक्रोनिम में अक्सर सिर्फ पहला अक्षर नहीं होता, एक दो और अक्षर भी मिला लिए जाते हैं। तो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी जिन्होंने अलॉन्ग विद द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू जीओआई, इन्होंने मिल के नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 बनाई है। देखिए यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ये पॉलिसी किसने बनाई है, ऑप्शन में आएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, दूसरा ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा बोथ, चौथा आ जाएगा नन। तो आप जनरली सोचोगे कि दोनों में से किसी एक ने बनाया होगा। पॉलिसी है तो भाई मिनिस्ट्री ने बनाई होगी, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ने, लेकिन कोई अगर ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट मार्क कर देगा। पर दोनों ने मिल के फॉर्मुलेट किया होगा, ये तुरंत से किसी के दिमाग को हिट नहीं करेगा। इसलिए मैं इस तरह की पॉइंट्स अलग से आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि आपके दिमाग में आए, जैसे ही एमसीक्यू आए आप तुरंत बोथ ऑफ द अबव आप मार्क कर सकें। तो पॉलिसी क्या बनाई है, पॉलिसी इन्होंने ये ऐसा बताया है कि कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे देश ने फेस की, तो उन्होंने ये तय किया कि ये पॉलिसी बनेगी, वो 4 ट्रैक में बनेगी। पहली ट्रैक है जिसमें कि एक्सपर्ट और पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस चलाया जाएगा, हर तरह के एक्सपर्ट से बात की जाएगी। ये साइंस पॉलिसी फोरम के ज़रिए ये चीज़ किया जाएगा। दूसरा ट्रैक होगा कि एक्सपर्ट ड्रिवन थीमेटिक कंसल्टेशंस होंगे, जो हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं अलग अलग थीम पे, उनसे अलग अलग विषयों पे किया जाएगा। एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और पॉलिसी ड्राफ्टिंग कमिटी होंगी, उसको ये जो विंग है ये इंफॉर्मेशन फीड करेगी। ऐसे अलग अलग 21 थीमेटिक ग्रुप्स बनाए गए हैं, अलग अलग एरियाज़ है। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलने से बहुत बड़ा एक फील्ड हो जाता है। इसमें पर्टिकुलर थीम्स सिलेक्ट की गई हैं कि किस किस साइंस एंड टेक के अलग अलग एरियाज़ में हमको काम करने की ज़रूरत है। ट्रैक 3 है मिनिस्ट्री के अंदर कंसल्टेशन होगा, कौन कौन सी ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, कितना रिसोर्स इसको एलोकेट किया जा सकता है। और चौथा ट्रैक है, इसमें एपेक्स लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जाएगा। तो इसमें बताया तो हाँ, अगली पॉइंट में बता दिया है कि इंडस्ट्रियल बॉडीज़, कॉरपोरेट्स, ग्लोबल पार्टनर्स वगैरह और अलग अलग राज्य सरकारों से भी इस विषय पर बात की जाएगी। कुल मिला के एक पॉलिसी बनाई जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग तरह के लोगों से इसमें कंसल्टेशन किया जाए, ताकि एक दूरगामी बहुत ही एग्जॉस्टिव पॉलिसी बने। सरकार नहीं चाहती कोई नी जर्क रिएक्शन, तुरंत कुछ घटना हो गई तुरंत हमने कोई फैसला ले लिया, ऐसा कुछ ना हो। बहुत सोच समझ के एक पॉलिसी बनाई जाए। इसमें 25 पॉलिसी रिसर्च फेलोज़, यानी जिनको यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इस तरह की फेलोशिप मिली है, वो लोग और साइंटिस्ट इसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे इस पॉलिसी मेकिंग में। इस पॉलिसी में कोविड-19 से हमने जो सीखा, जो लेसन्स लर्न किए, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। अगली जो छोटी छोटी कुछ न्यूज़ आती हैं, टिडबिट्स, जो कि न्यूज़ अपने आप में छोटी है पर उनसे कुछ एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, वो रोज़ मैं आपके लिए टिडबिट्स हेडिंग के साथ कलेक्ट करके लेके आता हूँ। आज भी 2 ऐसी न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहली न्यूज़ है कि कर्णम मल्लेश्वरी की लाइफ के ऊपर बायोपिक बनने वाली है। बायोपिक का मतलब होता है बायोग्राफिकल पिक्चर। अभी देखिए मैंने पिछली स्लाइड में एग्जाम्पल दे रहा था, तो बायोपिक इज़ एन एक्रोनिम, इट इज़ नॉट एन एब्रीविएशन। बायोलॉजिकल पिक्चर का हमने सिर्फ पहला अक्षर नहीं लिया बीपी करके, हमने बायोपिक बनाया है, तो ये एक एक्रोनिम है। तो उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना कोई बहुत रोज़मर्रा की बात नहीं है। बहुत आसानी से या बहुत ज़्यादा मेडल भारत ओलंपिक्स में जीतता नहीं है। स्पोर्ट्स की हालत हमारे देश में उतनी ठीक नहीं है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इन्होंने सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके पहले कई सालों तक सिर्फ लिएंडर पेस टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल लेके आते थे, मुझे याद है ये घटना। तो सन 2000 में अलग से वेट लिफ्टिंग में एक महिला ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी और सबके ध्यान में आ गया था कि कौन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इनका नाम आप याद करके रखिए। इन्होंने, ये एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक सन 2000 में, और इनकी लाइफ पे एक बायोपिक अनाउंस हुई है। ये यूपीएससी में आ सकता है, बाकी किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स हो नहीं रहे हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर आदमी अपने एग्जाम में डालना चाहता ही है, तो इस तरह की क्वेश्चन ही स्पोर्ट्स
के सेक्शन में आएंगी। तो ज़रूर से आप इसका एक नोट बना के रखिए। अगली न्यूज़ द हिंदू में रोज़ द इंडियन एक्सप्रेस में भी आती है। वैसे द हिंदू में 50 साल पुरानी आज के द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी और आज से 100 साल पहले कि द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी, तो ये भी आता है। अगर आप द हिंदू रोज़ पढ़ते हैं तो आप वो पॉइंट्स भी देख सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई पॉइंट्स उसमें रिफ्रेश हो जाते हैं। 2-3 दिन पहले ही उसमें बात आई थी कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को उस समय 100 साल पहले द हिंदू ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन है जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके बाद, तो जलियांवाला बाग के मैसेकर में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने के लिए कि किसकी गलती है, क्या किया जाए, के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन अपॉइंट किया था, जिसने कि रेकमेंड किया था कि जनरल डायर को जॉब से निकाल दिया जाए। तो ये क्वेश्चन ज़रूर से किसी भी एमसीक्यू में आ सकता है कि हंटर कमीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये न्यूज़ भी आपको देखनी चाहिए, 50 साल 100 साल पुरानी वाली। उसमें आज न्यूज़ आई है अबाउट सिरिमावो बंडारनायके। तो मैंने देखा कि सिरिमावो बंडारनायके जो थी 1960 में श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, महिला थी। 3 बार वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी श्रीलंका की। तो श्रीलंका की आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राजनेता वो हैं, राजनेता थी। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। तो शी वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन हेरिडिटरी हेड ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। आधुनिक समय में वो दुनिया की पहली महिला हेड ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि हेरिडिटरी, यानी उनके पिताजी नेता थे तो वो भी नेता बन गई, इस तरह की नहीं थी। अपने मेरिट पे, अपने दम पे वो हेड ऑफ गवर्नमेंट बनी थी। हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेड ऑफ स्टेट वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ कोई मोनार्क हो अगर, तो वो होते हैं। कई बार हेड ऑफ स्टेट जो तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, वो भी खुद को हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर करके रखते हैं। तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सिरिमावो बंडारनायके मान के चलिए, सिंपल टर्म्स में कहें तो आधुनिक समय में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका से, हमारे एशिया से कोई महिला प्रधानमंत्री बनी, जबकि अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। और मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की महिला प्रधानमंत्री बनी काफ़ी समय के बाद। हमारे भारत में भी इंदिरा गांधी 1967 में महिला प्रधानमंत्री बनी थी, पर सिरिमावो बंडारनायके 1960 में ही बन गई थी। ये बात एशिया के लिए काफ़ी गर्व का ये विषय है। तो एग्ज़ाम में भी ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में। यूपीएससी प्री में तो इसके आने की चांसेस कम है, पर किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है सिरिमावो बंडारनायके कौन थी। तो ये पॉइंट आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की न्यूज़ का कवरेज। इसमें द हिंदू के साथ अलग अलग सोर्सेज से भी मैंने न्यूज़ को कवर किया। मुझे आशा है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा और रोज़ की इस वीडियो से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। सारे स्टैटिक और डायनामिक से रिलेटेड पॉइंट्स हमने कवर किए। स्टैटिक के जो पॉइंट्स थे उनको तुरंत आप ब्रशअप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके मेमोरी में एकदम सेट हो जाए। गाइज, मेरा नया चैनल है, मेरा नया इनिशिएटिव है, रोज़ का करंट अफेयर्स रिव्यू में डाल रहा हूँ। साथ ही साथ पॉलिटी और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस आने वाले दिनों में डालूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए और मुझे बताइए आप और क्या देखना चाहेंगे इस वीडियो में। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।